किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण बाहरी आक्रमण से ज्यादा आंतरिक कमजोरियां होती हैं। आज हम इसी विचार को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसे साम्राज्य की जो कभी यूरोप का सबसे बड़ा देश था, लेकिन फिर गायब हो गया। हम बात कर रहे हैं पोलैंड लिथुआनिया गणराज्य की, जो 1569 से 1795 तक रहा। जी हाँ, और 1795 आते आते तो उसके पड़ोसियों ने मतलब ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने उसे आपस में पूरी तरह बांट लिया था, नक्शे से ही मिटा दिया। बिल्कुल। तो आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं और हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी ताकत इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर अहम हो सकता है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और वैसे भी इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों को मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसे समझना होगा। उसे कहते थे नोबल रिपब्लिक या कुलीन गणराज्य। अब नाम में तो गणराज्य है, पर असल में कहानी कुछ और थी। अच्छा, मतलब राजा नहीं था? नहीं, राजा तो था, लेकिन असली ताकत कुलीन वर्ग के हाथ में थी, जिन्हें स्लाख्ता कहते थे। ये लोग राजा को चुनते थे, और मजे की बात यह है कि वो खुद को करीब करीब राजा के बराबर ही मानते थे। ओह, तो मतलब राजा की चलती नहीं थी ज्यादा? हाँ, कह सकते हैं। हर राजा को चुनने के बाद हेनरिशियन आर्टिकल्स नाम के एक दस्तावेज पर साइन करना पड़ता था। इससे होता ये था कि ज्यादातर अधिकार, जैसे कि टैक्स लगाना, युद्ध छेड़ना, यहाँ तक कि शादी करना भी संसद यानी सेजम की मंजूरी के बिना राजा नहीं कर सकता था। सारी ताकत सेजम के पास चलेगी। जी। और ये सेजम मतलब संसद, ये कैसे काम करती थी? यहीं पर तो वो अनोखी और घातक बात आती है। सेजम में कोई भी कानून पास करने के लिए सबकी सहमति जरूरी थी, सर्वसम्मति। सबकी मतलब हर एक सदस्य की? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से निकला वो मशहूर लिबेरुम वीटो। लैटिन में इसका मतलब है मैं इजाजत नहीं देता। सोचिए, सिर्फ एक सदस्य अगर वो ना कह दे तो पूरा का पूरा संसदीय सत्र भंग हो सकता था, सारे पास किए हुए कानून रद्द। चलाना नामुमकिन सा हो गया होगा। बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए, 1582 से 1762 के बीच लगभग 60% सेजम इसी वीटो की भेंट चढ़ गए। 60%? हाँ, और भारी ताकतें जैसे रूस या प्रशिया या फिर देश के ही ताकतवर कुलीन, वो इसका खूब फायदा उठाते थे। अपने मतलब साधने के लिए किसी एक सदस्य को मना लिया और बस काम रुक गया। ये तो गजब की अंदरूनी कमजोरी थी। और इसके पीछे उनकी एक विचारधारा भी थी, गोल्डन फ्रीडम, मतलब कुलीनों की असीम व्यक्तिगत आजादी। वो सर्मटिज्म नाम की एक अजीब सी सोच से भी जुड़े थे। मानते थे कि वो प्राचीन सर्मटियन योद्धाओं के वंशज हैं, इसलिए आम लोगों से ऊपर है और उन्हें शासन करने का हक है। इसी मानसिकता का एक और नतीजा था रोकुश। रोकोस? हाँ, ये क्या था? ये था राजा के खिलाफ कानूनी तौर पर विद्रोह करने का अधिकार। अगर कुलीनों को लगता कि राजा उनके अधिकार छीन रहा है तो वो हथियार उठा सकते थे। इसने कई बार देश को गृह युद्ध जैसी स्थिति में डाल दिया। बाप रे, राजनीतिक तौर पर तो ये देश बिल्कुल खोखला लग रहा है। अच्छा, अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या उसने भी कोई भूमिका निभाई? अर्थव्यवस्था का मामला भी दिलचस्प है। उसकी रीढ़ की हड्डी थी डांजिग, जिसे आज ग्डांस्क कहते हैं। उस बंदरगाह से होने वाला अनाज का व्यापार, इससे कुलीन वर्ग बहुत अमीर हुआ। बड़े शानदार महल बनवाए उन्होंने, लेकिन सारी अर्थव्यवस्था बस इसी एक चीज पर टिक गई। मतलब सारी निर्भरता अनाज पर? हाँ, और जब 17वीं सदी में लड़ाइयाँ हुई, अस्थिरता आई, तो अनाज की कीमतें गिरी, व्यापार में रुकावट आई और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पर जो पैसा कमाया था अनाज से, वो कहीं लगाया नहीं गया, जैसे कोई उद्योग वगैरह? दुर्भाग्य से नहीं। ज्यादातर पैसा वही शानो शौकत, विलासिता की चीजों पर खर्च हुआ। देश के अंदर किसी बुनियादी ढांचे में या उद्योगों में निवेश हुआ ही नहीं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर रह गई। और अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए कुलीनों ने क्या किया? उन्होंने किसानों का शोषण और बढ़ा दिया। इसे सेकंड सर्वडम कहते हैं। किसानों को जमीन से बांध दिया गया, उनकी आजादी बिल्कुल खत्म। वो कहाँ जाएं, क्या पढ़ें, किससे शादी करें, सब पर कंट्रोल। तो मतलब किसानों की हालत बहुत खराब थी? बहुत ज्यादा। और इससे अर्थव्यवस्था में जो थोड़ी बहुत लचक हो सकती थी, वो भी खत्म हो गई। विविधता आई नहीं पाई। तो ये तो हो गई अंदरूनी बातें, राजनीति, अर्थव्यवस्था। लेकिन बाहरी ताकतों का क्या? आपने कहा था पड़ोसियों ने बांट लिया, उनकी नजर तो होगी इस पर? बिल्कुल थी।
जैसे जैसे गणराज्य अंदर से कमजोर होता गया, पड़ोसियों का लालच और दखलंदाजी बढ़ती गई। एक गलती हुई जब स्वीडन के राजकुमार को राजा चुन लिया। इससे स्वीडन से दुश्मनी बढ़ गई। फिर 1654 तक रूस ने, जिसे तब मॉस्कोवी कहते थे, कोसैक और कीव का इलाका छीन लिया। फिर स्वीडन ने बड़ा हमला किया, जिसे द डेल्यूज कहते हैं। उसने देश को बुरी तरह रौंद दिया। हाँ, एक राजा थे जॉन सुबिस्की। उन्होंने 1683 में वियना में ऑटोमन साम्राज्य को हराकर यूरोप को बचाया। वो बड़ी जीत थी। लेकिन देश के अंदर सुधार करने या जो इलाके छिन गए थे उन्हें वापस लेने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मतलब बाहरी खतरे बढ़ते गए और अंदरूनी सुधार हुए नहीं। हाँ, और फिर पड़ोसी देश रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया वो सीधे सीधे दखल देने लगे। जब भी पोलैंड लिथुआनिया में कोई सुधार की कोशिश होती, वो उसे कुचल देते। जैसे कोई उदाहरण है? बिल्कुल। 1717 में एक सेजम हुई, जिसे साइलेंट सेजम कहते हैं। उसमें रूस के दबाव में पोलिश सेना को बहुत छोटा कर दिया गया। फिर जब पोलैंड ने अपनी कस्टम ड्यूटी व्यवस्था बनाने की कोशिश की ताकि कुछ पैसा कमा सके, तो प्रशिया ने डैनजिग के पास पोलिश जहाजों पर बमबारी कर दी और वो योजना ठप हो गई। मतलब सुधार करने ही नहीं दिया। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, पहला विभाजन जो हुआ 1772 में, वो भी तब हुआ जब रूस के राजदूत ने वॉर्सो में कुछ सुधारवादी नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया। इसके खिलाफ विद्रोह भड़का और इसी बहाने तीनों पड़ोसियों ने पहला टुकड़ा हड़प लिया। लेकिन क्या सुधार की सारी कोशिशें नाकाम रही? किसी ने कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिशें तो हुई और बहुत हिम्मत वाली कोशिशें थीं। खासकर पहले विभाजन के बाद सबसे बड़ी कोशिश थी 3 मई 1791 का संविधान। हाँ, इसके बारे में सुना है। ये यूरोप के पहले आधुनिक लिखित संविधानों में से एक था। इसने वो लिबेरम वीटो खत्म किया, शक्तियों का बंटवारा किया, शहर के लोगों को अधिकार दिए, किसानों की हालत सुधारने की बात की। एक बहुत बड़ा कदम था ये। तो फिर ये कामयाब क्यों नहीं हुआ? उम्मीद तो जगी होगी। उम्मीद जगी थी, लेकिन पड़ोसियों को एक मजबूत सुधरा हुआ पोलैंड मंजूर नहीं था। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना और हमला कर दिया। संविधान को कुचल दिया गया और फिर हुआ दूसरा विभाजन 1793 में। रूस और प्रूशिया ने और इलाके हड़प लिए। इसके बाद एक आखिरी कोशिश हुई तादेउस कोसियुस्को, जो अमेरिकी क्रांति में भी लड़े थे। उनके नेतृत्व में 1794 में एक बड़ा विद्रोह हुआ। कोसियुस्को विद्रोह? हाँ, लेकिन इसे भी तीनों पड़ोसियों ने मिलकर बेरहमी से कुचल दिया। और इसके बाद हुआ तीसरा और अंतिम विभाजन 1795 में। इस बार बचा खुचा पोलैंड, लिथुआनिया भी आपस में बांट लिया गया और ये देश दुनिया के नक्शे से पूरी तरह मिट गया। तो अगर हम सार निकालें तो ये कहानी सिर्फ अंदरूनी कमजोरी की नहीं है और ना ही सिर्फ बाहरी हमले की। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दुखद कॉम्बिनेशन था। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो चली नहीं सकती थी, लिबरम वीटो जैसी चीजें, एक नाजुक अर्थव्यवस्था जो सिर्फ अनाज पर टिकी थी, और लालची ताकतवर पड़ोसी जो किसी भी सुधार को सफल नहीं होने देना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे किसी देश की अपनी अंदरूनी संस्थागत कमजोरियां बाहरी ताकतों को दखल देने का मौका देती हैं, बल्कि न्योता देती हैं। शायद पोलैंड लिथुआनिया बच सकता था अगर उसे वक्त रहते बदलने सुधरने का मौका मिलता, पर उसके पड़ोसियों ने वो मौका दिया ही नहीं। जब तक कोशिश हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे वो कुलीनों की गोल्डन फ्रीडम थी, और एक बेहद कमजोर केंद्रीय सत्ता, क्या ये हमेशा बाहरी खतरों को दावत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी, खासकर अगर आप यूपीएससी या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।